नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रियल फैक्ट चैनल पर। मैं हूँ रवि लोनारे। मैं अपने चैनल पर हमेशा से ही ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और ट्रेंडिंग मुद्दों पर ही वीडियो बनाता हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। वीडियो के अंत में आप दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। आज की वीडियो में हम 18वीं और 19वीं सदी में विकसित हुई कुछ विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ऐसी विचारधारा कई सारी है और उन विचारधाराओं को लाक्षणिक अर्थ से वाद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नाजीवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद और न जाने कितने कितने। इन वादों की काफी लंबी लिस्ट हो सकती है, पर आधुनिक समय में जिन वादों ने इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है, उन वादों को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे मेरे वीडियो सीरीज में हम ज्यादा से ज्यादा वाद पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, पर आज की वीडियो में हम मुख्यतः नाजीवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद पर अंशतः प्रकाश डालेंगे। ये सारे वाद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो में इन चारों वाद पर डिटेल में जानकारी देना संभव नहीं है, फिर भी मैं आपको अंशतः जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इन सभी वादों पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में इन सभी विचारधाराओं पर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, जैसे नाजीवाद पर अलग से, फांसीवाद पर अलग से, मार्क्सवाद पर अलग से, और इस तरह के तमाम वादों पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय के इतिहास पर नजर डाली जाए तो उस समय फांसीवाद की विचारधारा भी एक अहम विचारधारा रही है। इस विचारधारा को बेनिटो मुसोलिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ होता है फैसियो। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फासियो से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा होता है। यह चिन्ह रोम में राज चिन्ह दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसमें लकड़ियों के गट्टे के साथ एक कुल्हाड़ी भी दर्शाई जाती थी। लकड़ियों का गट्ठा राष्ट्रीय एकता के लिए दर्शाया जाता था और कुल्हाड़ी राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर दिखाई जाती थी। इटली में मुसोलिनी के द्वारा इस चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया और इसी कारण मुसोलिनी के पार्टी का नाम फांसीवादी पार्टी पड़ा और उसके पार्टी की विचारधारा को फांसीवाद कहा जाने लगा। मुसोलिनी ने फांसीवाद का विकास किया, उसे अपनी पार्टी की विचारधारा बनाए रखा। उसने अपने शासनकाल में उदारतावाद तथा लोकतंत्र और साम्यवाद का पुरजोर से विरोध किया और साथ ही साथ व्यक्तिवाद का भी उसने विरोध किया। साथ में उसने निरंकुशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद यानी कि तानाशाही तथा पूंजीवाद का समर्थन किया। इसलिए फांसीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो लोकतंत्र तथा उदारवाद का प्रबल विरोधी। बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी सत्ता को निरंकुश किया तथा राष्ट्रवाद का एक उग्र रूप अपनाया और उसने मरते दम तक लोकतंत्र का तथा उदारवाद का विरोध किया। अपनी विचारधारा के समर्थन में मुसोलिनी कहता था कि फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य को पाना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं है। मुसोलिनी ने यह भी कहा था कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक कार्य द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए हम समय और परिस्थितियों के अनुसार कुलीन तंत्री भी है और लोकतंत्रवादी भी, प्रतिक्रियावादी भी है और रूढ़िवादी भी है और प्रगतिवादी भी है और साथ ही क्रांतिकारी भी है। हम नियमवादी भी है और कभी कभी नियम विरोधी भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फांसीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने को मानव समाज के केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी नए ढंग से संगठित करने के लिए प्रयास करती है। इसके बाद दूसरे महायुद्ध में नाजीवाद का भी प्रबल तत्कालीन इतिहास पर असर रहा। यह अडॉल्फ हिटलर द्वारा प्रस्तुत जर्मन राजनीतिक सिद्धांत था। नाजीवाद फासिज्म के समान जनतंत्र, व्यक्ति स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय शांति आदि का विरोधी था। नाजी एक अरबी विशेषण है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने वाला, मुक्ति पाने वाला। यह विचारधारा सरकार और जनता के बीच एक ऐसे रिश्ते के पक्ष में थी जिसके अनुसार सरकार के हर योजना में सरकार पहल करके योजना शुरू करे, लेकिन उसे कार्यान्वित करने के लिए जनता और समाज की भागीदारी जरूरी हो। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम और विदेशियों का विरोध, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग है। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। यूरोप और जर्मन में हर बुराई के लिए नाजी यहूदियों को ही जिम्मेदार समझते थे। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया। नाजी लोकतंत्र का विरोध करते थे और उनका लोकतंत्र के बारे में यह कहना था कि लोकतांत्रिक सिद्धांत सदैव जनता की बर्बादी का कारण बनते हैं। नाजियों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि पूंजी तथा श्रम का उपयोग राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए और राष्ट्र की सामूहिक आवश्यकताओं के हित में ही उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। देश के नागरिकों के पास देश में जितनी भी पूंजी उपलब्ध है वे सभी देश के हित में खर्च होनी चाहिए, न कि उस देश में रहने वाले किसी नागरिक और नागरिकों के समुदाय के लिए। और साथ ही साथ देश का हर नागरिक देश के लिए श्रम करे, न कि वो खुद के लिए करे। इस तरह से राष्ट्र की सामूहिक आवश्यकता जैसी हो उसी तरह से देश की जनता को अपनी पूंजी और अपना श्रम लगाकर उत्पादन करना चाहिए और उस उत्पादन का वितरण राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से ही होना चाहिए। यह थी नाजीवाद की विचारधारा। अब हम मार्क्सवाद को समझने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित कार्ल मार्क और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित कार्ल मार्क और
आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों का यह एक समुच्चय है, जिसमें माना गया है कि मानवीय कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक रूप से निर्धारित होती तथा ऐतिहासिक बदलाव के लिए भिन्न भिन्न वर्गों में संघर्ष अति आवश्यक हो जाता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत में वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर सामाजिक स्वामित्व पर बल दिया गया है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1818 में और मृत्यु 1883 में हुई थी। उनके लेखन ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट विचारधाराओं के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में उतारा था। उनके विचार शासक वर्ग को चुनौती देने वाले होने के कारण कई देशों की सरकारों ने उन्हें देश से निकाल दिया था। उनके लिखे लेखों और विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनका जीवन बेहद गरीबी में गुजरा। कार्ल मार्क्स अपने जीवन में मजदूर आंदोलनों से करीब से जुड़े हुए थे। सामाजिक राजनीतिक दर्शनों में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। इसलिए मार्क्सवाद और साम्यवाद दोनों एक ही सिद्धांत है। मार्क्सवाद उन आर्थिक राजनीतिक मूल्यों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं और 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन ने तथा उनके कई साथियों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज को हमेशा से दो वर्गों में विभाजित मानता है। इसमें पहला वर्ग शोषित और दूसरा शोषक वर्ग होता है। साधन संपन्न वर्गों ने हमेशा से उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखने की कोशिश की। पुरातन विचारधारा की आड़ में एक वर्ग को लगातार वंचित बनाकर रखा। शोषित वर्ग को इस षड्यंत्र का भान होते ही वह वर्ग संघर्ष की जमीन तैयार हो जाती है। वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया है। शोषितों को उनके शोषण से बचाने के लिए किए गए उपाय की प्रतिक्रिया भी यह साम्यवादी विचारधारा है। आगे चल के मार्क्सवाद की इसी विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा कहा गया। वह लेनिन ने अपनाई, उसके बाद चीन ने अपनाया और भारत में जो नक्सलवादी आंदोलन चल रहे हैं उनकी विचारधारा भी यह साम्यवादी है। आइए अब हम समाजवाद को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक आर्थिक सामाजिक विचारधारा है। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। भारत में समाजवाद की एक अलग किस्म के सूत्रीकरण की कोशिश की गई है। भारत में समाजवाद औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से को 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित एक राजनीतिक आंदोलन मानता है। आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में उभरे औद्योगिकरण का जो परिणाम हुआ उसके विपरीत परिणामों की अपेक्षा में विकसित हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग अनेक और कभी कभी परस्पर विरोधी प्रसंगों में किया जाता है। उदाहरण के लिए समूहवाद, सहकारितावाद, आदिकालीन कबायली साम्यवाद और सम्य और सैन्य साम्यवाद, ईसाई समाजवाद, अराजकतावाद आदि वादों को ही ले लीजिए। यह वाद एक दूसरे के विरुद्ध सिद्धांत प्रेषित करते हैं। यहाँ तक कि नाजी दलों का पूरा नाम भी राष्ट्रीय समाजवादी दल था। इसलिए समाजवाद की व्याख्या करना बहुत कठिन है। यह सिद्धांत तथा आंदोलन दोनों ही है। यह एक विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थिति में विभिन्न रूप धारण करता है। मूलतः यह एक आंदोलन है जो उत्पादन के मुख्य साधनों के सामाजिकरण पर आधारित वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। समाजवाद का कार्य शोषण से मुक्ति तथा वर्ग व्यवस्थापन का अंत करना है। देश के तमाम नागरिकों को समानता का अधिकार देना भी है। भारत के संविधान निर्माताओं ने हर तरह से शोषण से मुक्ति और हर तरह की विषमता के लिए इस समाजवाद को स्वीकारा है। इसलिए संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व्यवस्था देश में लागू करने की कटिबद्धता लिखी गई है। भारत का संविधान समाजवाद का पुरस्कर्ता होने के कारण ही वह हम भारतीय को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। इसलिए हम भारत के नागरिक समाजवादी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।